वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। ईसा साहब, मैं आपकी जानिब आना चाहूँगी। आज अडियाला जेल में अलीम बिन गंडापुर ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के साथ मुलाकात की और शेर अफजल मरवत के हवाले से ताहल पार्टी रहनुमाओं में से कोई भी तस्दीक करने को तैयार नहीं है। और आपके पास क्या खबर है, क्योंकि नोटिफिकेशन के हवाले से भी कुछ कन्फ्यूजन है, और पार्टी के मजीद हिस्सा होंगे या नहीं? देखिए, मेरा ख्याल है कि अभी इसमें कुछ ट्विस्ट अभी बाकी है। जो आज मुलाकात हुई है, उस मुलाकात में यकीनन शेर अफजल मरवत के इशू पर भी बात हुई है। शेर अफजल मरवत साहब ने कुछ टॉक शोज़ में जाकर गुफ्तगू करने का ऐलान किया था। उन्होंने अचानक से वो प्लान भी कैंसिल कर दिया। ठीक है। और उसके बाद जब वो इस्लामाबाद पहुंचे तो बजाय इसके कि वो टीवी टॉक शोज़ में जाते और उनकी जो साइड ऑफ स्टोरी है वो बयान करते और किसी सख्त किस्म के या दिलचस्प किस्म के सवाल के जवाब में कोई और नई कंट्रोवर्सी क्रिएट करते, वो मेरी इतला के मुताबिक केपी हाउस चले गए। और केपी हाउस में वहाँ पर उनकी कुछ तहरीक इंसाफ के लोगों से मुलाकातें हुई। उन मुलाकातों के बाद भी अभी वो खामोश। इस खामोशी का मतलब ये है कि उनके लिए कोई फायर फाइटिंग वाला काम हो रहा है पार्टी में। और मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर आप देखें जो 26वीं आईनी तरमीम हुई थी उस पर बहुत सारे लोगों ने वोट दिए, बहुत सारे लोग मिसिंग हो गए जिनके बारे में डाउट्स थे, कुछ हैं जिनके बारे में श्योरिटी थी तहरीक इंसाफ को कि ये हमारे साथ नहीं है। नीड बेसिस के ऊपर इन्होंने 26वीं आईनी तरमीम को वोट देना है। जिनके वोट की ज़रूरत पड़ी उन्होंने वोट डाल दिया, जिनके वोट की ज़रूरत नहीं पड़ी उन्होंने नहीं डाला। लेकिन वो तहरीक इंसाफ के सफ़ों में तो नहीं थे, उनको शो कॉज नोटिस भी दिए गए। उन नोटिस के बाद क्या तहरीक इंसाफ जो है उन्होंने अगर उन MNAs को या उन सेनेटर्स को डिसोन नहीं किया, उनको नहीं निकाला, तो शेर अफजल मरवत जो है वो यकीनन एक क्वेश्चन है अभी बाकी है। मेरा ख्याल है कि कुछ दरमियान में फायर फाइटिंग चल रही है और हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि इसमें नतीजा वो ना आए जो नतीजा हम अखज़ करके बैठे। अच्छा, सलमान हैदर साहब, आज अडियाला जेल में मुलाकात के दौरान अलीम बिन गंडापुर ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को सूबाई मामलात पर ब्रीफ भी किया है। क्या इस ब्रीफिंग से पार्टी के अंदर की ताकतवरों का तवाज़ुन बदलने वाला है, और क्या समझते हैं सूबे के हालात में क्या तब्दीलियां मुतवक्किल हैं? और साथ ही जैसे ईसा साहब ने मरवत साहब के हवाले से बात की, आपको लगता है उनकी वापसी मुमकिन है? जी जी बिल्कुल, मरवत साहब की वापसी मुमकिन है, मगर मैं इधर जरा थोड़ा सलमान अनीस साहब को एक रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा जी। कि सलमान अनीस साहब, आप कम अज कम आर्मी चीफ ना बने, आप सलमान अनीस ही रहे। और मैं आपका भाई खादिम, आपका सिर्फ रिमाइंड करा रहा था आपको पिछली स्टेटमेंट्स की, भूल जाते हैं ना आप सलमान भाई। उस खत को पढ़े जरा चलें पहले सलमान साहब। जी पढ़ लेंगे जी, सलमान अनीस साहब अपना पॉइंट कंप्लीट कर लें। मैं सलमान अनीस साहब आपकी जानिब आऊंगी, आपका पॉइंट तो ज्यादा मजेदार चीज हो जाएगी। जी जी। और आपकी सारी स्टेटमेंट्स मैं नेगेट करता हूं। मैंने ऐसी कोई चीज नहीं बोली थी। मैंने कहा था प्रेशर जरूर आएगा। चले शुक्र है, इतना तो आपने मान लिया सलमान प्रेशर जरूर आएगा। मैं आज भी यही कहता हूँ कि प्रेशर जरूर आएगा। मैं आज भी यही कहता हूँ। आ गया तो फिर क्या करेंगे? आया हुआ है जी, प्रेशर आया हुआ है। ये नकवी साहब आ गए स्टूडियो के अंदर, ये भी मुझे कह रहे थे पिछले ऐसे गवर्नमेंट डेस्परेट हुई है। तो खुद नकवी की तो मौजूदगी प्रेशर है। जी जी बिल्कुल जी बिल्कुल। चलिए सलमान हैदर साहब अपना पॉइंट कंप्लीट के नाम के बगैर ट्वीट कर दें तो प्राइम मिनिस्टर को एडिट करके नकवी का नाम ऐड करना पड़ता है भाई। सही कह रहे, सही कह रहे, सही कह रहे, सही कह रहे। अच्छा, मैं आज शेर अफजल मरवत साहब से मुतालिक, हाँ, शेर अफजल मरवत कोई शक नहीं पार्टी का एसेट है। वो मगर वो कहते हैं ना, वो खुद 12 सिंगा ऐसा है कि जिनको शायद अंदाजा ही नहीं है कि मेरे सिंगों का वजन कितना ज्यादा हो चुका है, कितना बड़ा हो चुका है। तो वो हर तरफ वो मुंह छू मारते रहते हैं। सियासत में बहुत सी जगहों पर खामोश भी रहना पड़ता है, बहुत सी चीजों पे बताना भी पड़ता है। पार्टी में कई लोग ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं लेकिन खामोशी से कर रहे हैं। इमरान खान साहब की पिटीशनें बनाने वाले इतने तगड़े वकील हैं, कभी आज तक टीवी के सामने नहीं आए, स्क्रीन के सामने नहीं आए, जो सही केस बना के पेश करते हैं। तो बहरहाल शेर अफजल मरवत साहब की जुबान ही उनके लिए सबसे बड़ा मसला है। जितनी स्पीड से वो आए थे, जितनी स्पीड से उन्होंने वहां में अरूज पाया था, उसी स्पीड से वो सिर्फ और सिर्फ अपनी जुबान के कैदी हैं। एक जुमला जब ऐसा बोल देते कि मेरा आज भी लीडर वही है, मैं कोई सियासी जमात नहीं जा रहा था, इट्स अनदर थिंग। बहरहाल अभी भी पार्टी में उनके लिए बहुत बड़ा बड़ा वोट है। जुनैद अकबर की शक्ल में उनके पास बहुत बड़ा वोट है। अली अमीन गंडापुर साहब की शक्ल में उनके पास बहुत बड़ा वोट है। बैरिस्टर अली गौहर साहब की शक्ल में उनके पास बहुत बड़ा वोट है। अगर उनकी सलमान अकरम राजा साहब या रऊफ साहब या एक आध और बंदे उमर अयूब साहब से अगर उनकी कुछ है तो इट्स अनदर थिंग, लेकिन उनके पास भी वजन है। पार्टी के लोग उनको पसंद करते हैं और डेफिनेटली अगर इमरान खान साहब से बात हुई होगी तो वो जो एक चीज रुक गई है ना अभी, जैसे ईसा नकवी ने बोला कि आज उन्होंने ऐलान किया था कि आज से मैं अपने ऊपर से वो पाबंदी खत्म कर रहा हूँ, मैं अपनी पोजीशन को वाजे करूंगा मीडिया की स्क्रीन के सामने।
तो वो जो है मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा हॉर्सेस को थोड़ी स्टॉप लगेगा इमरान खान साहब को बाबर कराने में। अली बिन गंडापुर साहब आए, मेरे पास तो खबर है कि जुनैद अकबर साहब की भी मुलाकात हुई इमरान खान साहब से। अब मुझे खैर इसको इतना कंफर्म नहीं करा, लेकिन सलमान हैदर अली बिन साहब गंडापुर पीटीआई में फिर इस वक्त किस चीज की कंफ्यूजन है? कोई कह रहे हैं जी उनको निकाल लिया है, फिर बैरिस्टर गौहर भी कह रहे हैं, वो भी लालमी का इजहार कर रहे हैं। जरताज गुल से भी सवाल किया गया, उन्होंने कहा जी मुझे तो नहीं पता। फिर शानदाना गुलजार साहिबा भी यही कह रही हैं कि जी अगर ये फैसला खान साहब ने किया तो बड़ा इलॉजिकल है, लॉजिकली डजंट मैटर कि एक सिटिंग एमएनए को इस तरह से निकाल दिया जाए। अच्छा, पहली बात तो ये कंफ्यूजन ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में किसी किस्म की नहीं है। ये कंफ्यूजन पाकिस्तान तहरीक, इसमें किसी को कोई गम नहीं है किसी के आने या जाने से। हाँ, वो जो गुफ्तगू है इमरान खान साहब की, ये सही तरह रेट बार कर पाते हैं, इमरान खान साहब का मैसेज बार सही तरह बयान कर पाते हैं, यही तमाम चीज है। हाँ, अली अमीन गंडापुर की तरह जो शेर अफजल मरवत साहब हैं वो भी एक क्राउड पुलर आदमी है और शानदाना गुलजार के साथ खड़े रहे हैं तकलीफों में, अजियतों में। आप ये सारा चैप्टर चेक करें ना, ये सारा चैप्टर केपी चैप्टर है। अली बिन गंडापुर साहब के साथ, गौहर यूब साहब, सॉरी बैरिस्टर गौहर साहब के साथ, ये तमाम वो अफराद हैं, शानदाना गुलजार भी ले लें आप, ये तमाम के तमाम वो अफराद है जो केपी की बड़ी कोर है। इवन जुनैद अकबर साहब, ये तमाम वो अफराद है। तो अली अमीन गंडापुर साहब की शक्ल में इमरान खान साहब का एक बहुत बड़ा, जिसे कहते हैं, एक ट्रस्ट है उनकी शक्ल में। वो उनकी बात को इमरान खान साहब आज भी बहुत अहमियत देते हैं। तो शेर अफजल मरवत की सिफारिश अगर अली अमीन गंडापुर साहब ने की हो ना, तो इट मैटर्स, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है रियाज साहब, शेर अफजल मरवत ने एक्स पर ट्वीट किया और लिखा कि खान साहिब इज एंड विल ऑलवेज रिमेन माई लीडर और माई स्ट्रगल इज नॉट फॉर द पार्टी, माई स्ट्रगल इज फॉर इमरान खान। उनके ट्वीट से तो ऐसा लगता है कि वो फिर कोई और पार्टी तो ज्वाइन नहीं करेंगे। देखें जी, शेर अफजल मरवत को तो कुछ जानता ही नहीं था और शेर अफजल मरवत की पहचान तो बनी ही, जाहिर है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की क़ुर्बत, और उसके बाद हमने देखा कि इलेक्शन वगैरह की कैंपेन में सारा कुछ क्या हुआ। लेकिन जैसा पहले दोस्तों ने कहा, उनका सबसे बड़ा मसला जो वो है वो यही है बुनियादी तौर पे कि अगर वो अपनी जुबान पे, अपने मैनर्स पे थोड़ा कंट्रोल कर लें, उनका बिहेवियर, उनका कंडक्ट जो है वो बड़े प्रोफेशनल लोगों का होना चाहिए। अगर वो फर्स्ट और सेकंड टियर में अगर वो शुमार हो किए जाते हैं तो आपको अपनी शोहरत पे जरा काबू करना होता है। आप अगर आपको कोई इस तरह की फेम और ये चीजें मिल गई हैं, आपने उसको थोड़ा कंट्रोल करना होता है। इसमें कोई शक नहीं है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में रहने की कोशिश करेंगे, रहेंगे, और क्योंकि इसके अलावा उनकी किसी और जगह इस तरह वो बनती नहीं है ना। उनका कोई एज सच कोई इतना हम कहेंगे पॉलिटिकल हिस्ट्री है, या उनका कोई बहुत बड़ा इस तरह का कोई ऐसा एक जिसे पॉलिटिकल एक्यूमेंट कहते हैं, ऐसी कोई चीज उनमें नहीं है। और हमने देखा कि आखिरी जो जलसा सवाबी में हुआ, जिस तरह उन्होंने वो बिहेव किया जब सलमान अकबर राजा तकरीर कर रहे थे, ये सारी बातें ज़ाहिर है इमरान खान तक भी पहुंची। अब अगेन इसमें पैगामात किस तरह गए, किसने क्या कहा, सबसे ज्यादा नाकद तो जाहिर है सलमान अकबर राजा ही हैं और एक दूसरे के खिलाफ लफ्जी गोलाबारी भी करते रहते हैं। तो मेरे ख्याल है अपनी जुबान पर अगर ये काबू पा लें तो मामला बेहतर हो सकते हैं। सऊदी अरब के हवाले से उनके मोहम्मद बिन सलमान के आने से पहले उन्होंने जो तकरीर वगैरह की थी, सॉरी एक सऊदी जो वफद आना था सारा कुछ, तो उससे काफी एम्बेरसमेंट हुई और इमरान खान को फिर ट्वीट वगैरह वो उनके ट्विटर हैंडल से हुआ, सफाई देनी पड़ी। तो ऐसे मौके पे, क्रिटिकल मौके पे अजीब व गरीब किस्म की गुफ्तगू करना, अपने जुबान पे काबू ना पाना, तो ये उनके बड़े मसाइल हैं। बाकी ये है कि जाहिर है एक एमएनए मुंतखब होके आए हैं, उनकी जाहिर है वोट है, सारा कुछ है, लेकिन जाहिर है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वजह से ही है। बस उनके लिए एक यही है कि अगर अपनी जुबान को वो कंट्रोल कर लें तो मामला बेहतर हो सकते हैं और पार्टी में भी उनके लिए जगह हो सकती है। लेकिन अगर उनका यही रवैया रहा तो अब मुझे नहीं लगता कि नजरसानी और ये दूसरी चीजें कितना मैटर करती हैं। लोग कोशिश तो करेंगे, अली अमीन गंडापुर, जुनैद अकबर बड़े करीबी उनके लोग हैं, ये उनके लिए कोशिश करेंगे कि वापस आ सकें। बैरिस्टर गौहर भी यही चाहते हैं कि मतलब आप वापस आ जाएं या थोड़ा सा नरमी का मुजाहरा हो, लेकिन हर मरतबा ये बात आती है और उसके बाद फिर ये वही हरकतें शुरू कर देते हैं। तो ये अपने ही जो है वो लफ्जों के कैदी और गुलाम है। जब तक ये इस तरह की चीजें करते रहेंगे ये उनके लिए मसाइल होते रहेंगे। ये बुनियादी चीज समझ लें, ये कोई इतना बड़ा जो है वो फलसफा नहीं है। ठीक है सलमान अनी साहब, आपको क्या लगता है मरवत साहब की वापसी हो सकती है, मौका दिया जाएगा? बिल्कुल दिया जाएगा। अभी कहाँ गए हैं वो, इधर ही हैं। उनके लिए जितनी सिफारिशें डाली जा रही हैं, आई एम श्योर ही विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ देयर पार्टी। अब जो बात चल रही है, सबसे खूबसूरत बात है कि चलें सारे मुत्तफ़िक़ हैं इस बात के ऊपर कि उनका अपनी ज़बान के ऊपर काबू नहीं है। ये तो खैर जी वो ट्रेट है जो उन्होंने अपने लीडर से लिया है, उनके लीडर को अपनी ज़बान पर कौन सा काबू है। ये एक ऐसी माशाल्लाह वो ट्रेडिशन है जो पीटीआई के अंदर बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट है।
वो जैसे उनके लीडर हैं वैसे ही उनके चाहने वाले हैं, और वहाँ पे बड़के मारने का और मैं ये कर दूंगा और मैं वो कर दूँ वाला जो रिवाज है उसको बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, उसको बहुत इनकरेज किया जाता है। शेर अफजल मरवत साहब इसी तरह के एक बाय प्रोडक्ट हैं जिनको फ्लोर के ऊपर छोड़ा गया था ताकि वो ज़रा गवर्नमेंट को जो है वक्तन फ़वक्तन टफ टाइम देते रहें। अब ये अनफॉर्चुनेट है कि वो अपनी ही अंदरूनी पार्टी की सियासत का शिकार हो गए और कभी आते हैं, कभी जाते हैं, कभी मान जाते हैं, कभी रूठ जाते हैं, कभी उनके मनाने वाले आ जाते हैं। मसला ये है जिसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए, वो ये कि खान साहब के जो प्लेयर्स हैं उनको वो बहुत ज़्यादा कोई परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे। देखें, ये जो रद्दोबदल आप KPK के अंदर या PTI के अंदर पार्टी लेवल पे या गवर्नमेंट लेवल दोनों पे देख रहे हैं, उसकी बुनियादी वजह है कि ये परफॉर्मेंस देने से कासिर हैं। गवर्नमेंट जो उनकी गवर्नेंस है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं। KP की जो आज बल्कि मैं देख रहा था कि वो जो मिसाल यूसुफजई बीबी की जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने भी किसी इसी किस्म चीज़ को जो है हाईलाइट किया कि भाई जो गवर्नेंस के मामला आते हैं उसके ऊपर खान साहब खुसूसी तवज्जो देना चाहते हैं क्योंकि शायद बाकी सूबे जो हैं वो उसमें बेहतर लीड ले रहे हैं या एटलीस्ट कॉस्मेटिक्स उनकी ज़्यादा बेहतर हैं। दूसरी चीज़, पार्टी की सतह के ऊपर वही तोड़ फोड़ का शिकार है। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि जुनैद अकबर साहब को फॉलो करना है, बुशरा बीबी साहब अभी तक जेल के अंदर से बैठ के अपना इन्फ्लुएंस कायम किए हुए हैं, उधर से आतिफ खान साहब एक्टिवेट हुए हुए हैं, इधर से अली अमीन गंडा एक्टिवेट हुए हुए हैं। तो ये देखो, ये जिन्होंने, मैं हमेशा कहता था ना कि ये जो गुत्थी जिन्होंने उलझाई है उन्होंने बहुत सोच के उलझाई है, ये इतने आराम से सुलझेगी नहीं। ये जो पार्टी अब जिस तोड़ फोड़ का शिकार है, आई एम वेरी कन्विंस्ड कि जब खान साहब जब भी वो आएंगे तो उन्हें अपनी पार्टी को बहुत एक दफ़ा असर नौ तामीर करना पड़ेगा, क्योंकि अब जो धड़ेबाजी हुई हुई है, और जिस तरह आज ये शेर अफजल मरवत साहब का भी बयान था कि अगर आप लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाना है तो सबसे पहले उन लोगों के ऊपर उठाएं जिन्होंने 26वीं आईनी तरमीम के अंदर आपके साथ बगावत की है। वो तो बिल्कुल ठीक बैठे हुए हैं, उनको तो शो कॉज नोटिस भी नहीं दिया, उनसे तो कोई पूछताछ भी नहीं की, इसलिए क्योंकि उनका धड़ा मुख्तलिफ है। हालांकि उनकी मुल्तान के अंदर 5 सीटें हैं और उनका बड़ा इन्फ्लुएंस है। आपने कितने लोगों को देखा है मुल्तान से आके सारी की सारी इंतशारबाजी के अंदर शरीक होते हुए। तो बात यह है कि जो वो इंतशार ये बाकी लोगों के लिए कर रहे थे और मुल्क के लिए फैला रहे थे, वो इंतशार अब इनकी अपनी पार्टी के अंदर है, तो दे मस्ट टेस्ट देयर ओन मेडिसिन, एंजॉय करें। मरवत साहब ने कल ये भी कहा था कि खातून की वजह से पार्टी को बड़ा नुकसान पहुंचा और मैं भी उसी की जद में आऊँ, मैं वक्त आने पर बताऊंगा भी। कैसे वक्त आने पर बताएंगे? उन खातून का नाम लेंगे तो इनकी ज़बानें नहीं जल जाएंगी, पर नहीं जल जाएंगे, इनकी जो थोड़ी बहुत रही कि इनकी इज्जत है, ये जो एमएनएशिप चल रही है, ये भी फारिग हो जाएंगे। उनका तो आप नाम नहीं ले सकते, कैसी आपने बात कर दी। उसके पीछे तो चीफ मिनिस्टर को बुला के अडियाला के अंदर उन्होंने जलील किया है कि क्यों तुसी उन्होंने भी बेचारी खातून भी मेरे नाल ही अंदर डकवाता जाए। ठीक है सलमान हैदर साहब, अब मैं आपकी जानिब आना चाहूँगी। दूसरी जानिब मुलाजमत पेशा तबके की आमदनी पर टैक्स की अदायगियाँ 7 महीनों की 285 अरब रुपए तक पहुँच गई हैं, जो पिछले साल की इसी मुद्दत के मुकाबले में 100 अरब रुपए से जायद हैं। हुकूमत ने इस बात का एतराफ़ भी किया है कि मुलाजमत पेशा तबके पर टैक्स का बोझ उसकी अदायगी की सलाहियत से ज़्यादा है, तो जानबूझकर आम आदमी पर इतने ज़्यादा टैक्स लगाना समझ से बालातर है। ईमान, ये वाकई समझ से बालातर है, मगर जब इनकी मीडिया स्टेटमेंट आती है वो बड़ी उम्दा होती है। मेरा इत्तेफाक ये हुआ कि मैं पिछले कुछ दिनों से मुख्तलिफ सूबों के अंदर मौजूद हूँ। पेशावर में भी था, वहाँ कोई अली अमीन गंडापुर साहब की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं, आप यकीन जाने कोई मुतमईन नहीं। लेकिन हाँ, हम पूछते हैं कि भाई आप वोट क्यों देते हैं? उन्होंने कहा जी हम गुस्से में वोट देते हैं। इसी तरह मैं आज लाहौर में वो रोड शो को रिकॉर्ड कर रहा था, तो इधर भी बड़ी बदमदगी का आलम है, लोगों के चेहरों पर बहुत है। उन्होंने कहा जी हाँ 80 प्रोजेक्ट की बात तो सुनी, हम तक डिलीवर नहीं हुआ, और ये कैसी माँ है जो मैं बोलने की भी इजाजत नहीं देती। यानी बयानिए बनाना डिजिटल मीडिया पर, मेन स्ट्रीम मीडिया पर, अखबारात पर, ये सब चीजें अपनी जगह पर है। हमारा आप ये देखें, हमारे दोनों ही प्रोजेक्ट नाकाम है, दोनों ही हाइब्रिड सिस्टम के, जिसमें एक मोहसिन नकवी साहब आप देख लें, जिस दिन से वो वजीर दाखिला बने पाकिस्तान का क्या हाल है। दूसरा, वो भी इस कोई सियासी सेटअप का हिस्सा तो नहीं है ना। इसी तरह हमारे औरंगजेब साहब जो हमारे वजीर खजाना है, वो भी किसी सियासी सेटअप का हिस्सा नहीं है, इम्पोर्ट है, लाया गया है। कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के बड़े चहीता लोग हैं, उनके चुने हुए हीरे हैं जो आए हैं। आप देखें, जब सियासी लोग नहीं होंगे ना बीच में, तो फिर इसी तरह की बोंगियां मारेंगे, बात करेंगे, इंपॉर्टेंस क्रिएट करेंगे, कुछ ना कुछ ऐसा होगा। आप ये देखें, मैं बिल्कुल कॉपी पेस्ट करता हूँ उनके वर्ड को। उन्होंने कहा 9 साल की कम तरीन सतह पर है महंगाई। ये जुमला है मेरे वजीर खजाना साहब का, 9 साल की कम तरीन सतह पर है। यार इससे बड़ा कोई जोक है? अब वो कौन मुशीर है, वो कौन से स्टाफ अफसर हैं जो कहते हैं कि सर ये कह दें, क्या बात हो जानी है, बल्ले बल्ले हो जानी है। भाई लोग, मैं आज सड़क पे था, मैं माल रोड, लिबर्टी,
ये पार्टी वगैरह वाली ये सारी साइड पे थे, लोग बात करते करते रो पड़ते हैं, बात करते करते रो पड़ते हैं। मैंने बताया, मैंने कहा पंजाब में सोलर दिया, स्कूटीज दी, और इसके अलावा लैपटॉप्स दिए। लोगों ने कहा दिए होंगे, लेकिन हमारे साथ क्या मामला है, ठीक है। आप हमें ये बताएं, हमारे तो बुनियादी मामलात हैं। तो बहुत सारी बातें, आखिर में क्या है, वजह ये है कि नौकरी पेशा आदमी से अगर ये 285 अरब रुपए तक इन्होंने आमदनी पर टैक्स ले लिया ना, 285 अरब रुपए, वो इस वजह से बेचारा छुपा नहीं सकता, वो छुपा नहीं सकता। उसको सैलरी मिलती है बैंक में, उस बेचारे के साथ उसने उसकी परसेंटेज काटनी है, रिटर्न देना ही दिया, लोगों ने खुशी से नहीं दिए। टैक्स और रिगार्डिंग अगेन हुकूमत के पास कोई मैकेनिज्म भी मौजूद नहीं है। रियाज साहब, हुकूमत ने यह भी एतराफ किया है कि मुलाजिम पेशा तबके ने इजाफी टैक्स अदा किया, लेकिन इसके बदले में उन्हें कोई समाजी फवायद नहीं मिले। अगर उन्हें फवायद नहीं मिले तो ये टैक्स कहाँ जा रहा है, और क्या मौजूदा निजाम के तहत आप कोई उम्मीद रखते हैं कि मुलाजमत से वाबस्ता लोगों को कोई समाजी फायदा मिल पाएगा? देखें किस किस्म का समाजी फायदा मिल रहा है। मैं एटीएम से पैसे निकालता हूं, अगर वो उसी बैंक की एटीएम का डेबिट कार्ड नहीं है या क्रेडिट कार्ड नहीं है तो मुझसे पैसे कटते हैं। जी। डिस्पाइट द फैक्ट कि मैं फाइलर हूं, मैं टैक्स देता हूं, मैं हर साल टैक्स देता हूं। उसके अलावा सिक्योरिटी मेरी अपनी है, अपनी जान की हिफाजत मैं खुद करता हूं। सेहत का जो सारा कुछ है मैं प्राइवेट के तौर पे खुद अरेंज करता हूं। तालीम का अपने बच्चों की करनी हो या अपना कुछ करना हो, मैं खुद सारा अरेंज करता हूं। तो मुझे बताएं कि ट्रांसपोर्ट का निज़ाम भी यहाँ हम देख रहे हैं कि पूरे मुल्क में कैसा है। इस्लामाबाद में तो जैसा तैसा, पेशावर में या कराची वगैरह में तो है, लाहौर में भी, 4-5 बड़े शहरों में, बाकी पूरे मुल्क में क्या है। तो मतलब कोई फाइलर क्यों बने। और एक तरफ वजीर आजम कहते हैं कि जनाब मेरा बस चले तो मैं 15% टैक्स कम कर दूं और सारा कुछ कर दूं। भैया वजीर आजम हो के आप ये बात कर रहे हैं, ये तो इमरान खान वाली बात होगी। जी मैं तो वजीर आजम था लेकिन इख्तियार किसी और के पास था। तो एक तरफ आप ये बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ वजीर खजाना कह रहे हैं कि जनाब जो सैलरीड क्लास है उन्होंने बहुत बड़ा बोझ उठा लिया है और उन पे ऑलरेडी बहुत बर्डन है और सारा कुछ है। भाई इन बातें करने का क्या फायदा है। ये तो आप अपोजिशन में हो या कोई दाएं बाएं कोई टेक्नोक्रेट हो तो वो बात ये करे, यानी वो रिटायर्ड हो या कोई कैसर बंगाली ये बात करें तो समझ आती है। लेकिन आप हुकूमत में हैं, साहिब इख्तिदार हैं, साहिब इख्तियार हैं, और आप इस तरह की बातें कर रहे हैं कि तनख्वाहदार तबके को आपने कहीं का नहीं छोड़ा। रियल एस्टेट सेक्टर पे जो है वो कानून साजी होनी थी इस हफ्ते के आगाज में। तो हमने देखा कि जनाब स्टैंडिंग कमेटी जो नेशनल असम्बली है उन्होंने डेफर कर दिया, काबीना को भिजवा दिया कि रियल एस्टेट जो सेक्टर है उस पे जनाब वो कितना आएगा, वो क्या ले सकेंगे, और 1 करोड़ से ज्यादा की जो प्रॉपर्टी ले सकेंगे क्या होगा, उस पे थ्रेशहोल्ड जो है वो काबीना लगाए। लेकिन दूसरी तरफ आप ये फैसला कर रहे हैं जनाब 800 सीसी जो गाड़ी है या जो इतने जो सीसी जो मोटरसाइकिल है वो ले सकते हैं। भाई ये आप जो है मजाक कर रहे हैं और सैलरी क्लास पे मुसलसल बोझ डाल रहे हैं। एक तरफ आप पीटीवी के जो इसमें टीवी की मद में 25 रुपए या कितने रुपए जो है वो 35 रुपए जो फीस ले रहे हैं। दूसरी तरफ आज के दिन अब क्या तारीख हो गई है, तकरीबन 13 तारीख, अभी तक सैलरी नहीं आई जो उनके मुलाजिमीन है पाकिस्तान पर टेलीविजन के, और ये हालात हैं इनके। तो इनसे बातें करवा दें, इनसे बैनर्स लगवा दें, इश्तहारात की भरमार है, लेकिन सैलरीड क्लास को इन्होंने क्रश करके रख दिया है। और इतना ज्यादा जो है वो 285 अरब से जायद जो है वो जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो खुद कह रहे हैं बिल्कुल कि ये ऐसे ही। तवक्कुआत से ठीक है रियाज साहब, ज्यादा है। आपको पॉइंट आ गया है। मैं ईसा आपकी जानिब आना चाहूंगी। वजीर मुमलिकत ने कहा कि IMF के दबाव की वजह से हुकूमत ने 75 अरब रुपए का इजाफी बोझ मुलाजमत पेशा तबके पर डालने की मंजूरी दी है, और अभी भी IMF का वक्त पाकिस्तान में मौजूद है जो करप्शन के बाजार की निगरानी कर रहा है। हुकूमत ने इश्तहारों में तो मुल्क की मशत को संभाल लिया, हकाइक बरक्स हैं, बोझ अवाम पर ही है एट दी एंड। क्या कहेंगे, अवाम के लिए सुकून कब मुयसर होगा? अच्छा देखें, ये थोड़ा सा इस बात को ठंडे दिल से भी सोचने की ज़रूरत है कि टैक्स के बगैर मुल्क चलाया जा सकता है? कोई भी मुल्क हो, दुनिया में कौन सा मुल्क है जहाँ पर टैक्स नहीं है? असल क्वेश्चन जिसको करने की ज़रूरत है कि उस टैक्स के अगेंस्ट, जो रियाजुल हक साहब ने बात की, कि उस टैक्स के अगेंस्ट जो रियासत ने, हुकूमत ने फ़राहम करना है अपने शहरियों को, वो फ़राहम किया जा रहा है या नहीं। यहाँ मसला ये है कि आप जमहूरियत के नाम पर इंतखाबात का एक ढोंग रचाते हैं, लोगों को आवाम इलेक्ट करती है, आवाम इलेक्ट यानी जिसको नहीं भी करती वो भी समहाउ हमारे यहाँ असम्बलियों में पहुँच जाते हैं ऐसे लोग भी। बट जो असल चीज़ है जो इसकी कि आपने हुक्मरान को किस वजह से वोट्स डाला है, किस वजह से आपने एक हुकूमत बनाई है। हुकूमत इस वजह से बनी है, वो लोगों की एक्सपेक्टेशन ये है कि अब ये हमारे लिए पॉलिसीज़ बनाएंगे। उसके बाद हुकूमत मिसिंग हो जाती है।
हुकूमत एक मुआहदा कर लेती है IMF के साथ, IMF से पैसे हुकूमत को चलाने के लिए, कार्य सरकार चलाने के लिए ले लिए जाते हैं, और फिर पॉलिसी साजी जो हुकूमत ने करनी है आवाम के नुमाइंदे के तौर पर, वो पॉलिसी साजी जब आप आउटसोर्स कर देते हैं टू IMF, कि अभी आ गए हैं वो 19 महकमों से मुलाकातें कर रहे हैं, जजेस उनको ये कह रहे हैं कि आप हमें बता दें आपकी क्या तजावीज़ हैं जो इनकॉर्पोरेट करनी है, FBR से वो मुलाकातें करेंगे, आपका फिस्कल डिसिप्लिन उन्होंने देखना है, आपके नैब से उन्होंने मुलाकात करनी है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, ये वो चीज़ें हैं जो कोई भी हुकूमत हो उसको खुद करनी चाहिए। इसके ऊपर एक चेक एंड बैलेंस और अगर ओवरसाइट IMF ने करनी है तो फिर हमें और लोगों को, आवाम को बता दें कि ये इलेक्शंस का ढोंग खामखा का है, जो कुछ भी होगा अल्टीमेटली फैसला आपका, आपकी किस्मत का, आपकी तकदीर का, वो IMF ने करना है। मसला ये है कि आप तो सिर्फ 285 अरब की बात कर रही हैं। अभी आप देख लें जो रिपोर्ट आई है, गालिबन 550 अरब से जायद की वसूलियाँ PDL की मद में हुई हैं। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा इस छमाही में जो अभी गुजरी है उसमें इकट्ठी की गई है। ये GS जो आपका जनरल सेल्स टैक्स है उससे इजाफी है। जो PDL है आपका, PDL को आपने मैक्सिमम 60 रुपए पर लेकर गए हैं तो आपने 1 रुपया कम नहीं किया। हुकूमत जहां कहीं कोई क्वेश्चन है जिससे आप अपने आवाम को फैसिलिटेट कर सकें वो करने के लिए ना तो तैयार है, ना IMF उसको ये क्वेश्चन देने के लिए तैयार है कि हाँ आप फलां चीज़ के ऊपर जो है वो अपनी आवाम को रिलैक्स कर सकते हैं। तो ये बज़ाहिर है कि एक ऐसा आलमी है जिसके ऊपर असल क्वेश्चन इस बात पर होना चाहिए, टैक्स गलत चीज़ नहीं है, टैक्स का दायरा वसी होने की ज़रूरत है, वेल्दिएस्ट जो लोग हैं उनको टैक्स नेट में लाने की ज़रूरत है, जो हमारे हुक्मरानों को इंटरेस्ट ग्रुप्स पैसा मुहैया करते हैं, फंड्स देते हैं उनकी इलेक्शन कैंपेन चलाने के लिए, तो जब वो हुक्मरान बन जाते हैं वो उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, उनके हवाले से पॉलिसीज़ बनाते हैं। एक दिन के लिए स्पेशल रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर्स जारी होते हैं और कोई चीज़ इंपोर्ट होनी होती है, वो सोलर पैनल से लेके, गाड़ियों से लेके बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। जब आपके जिस बंदे को फैसिलिटेट करना होता है उसका मकसद पूरा हो जाता है तो फिर वो SRO वापस ले लिया जाता है। ऐसी सैकड़ों मिसाल है। आखिरी 1 मिनट है सलमान अनीस साहब, टैक्स का पैसा कहाँ जा रहा है? सारे खा रहे हैं, सिंपल एज दैट। इस एक जुर्म के अंदर हम सब ही शरीक हैं। देखें गवर्नमेंट के ऊपर जितना प्रेशर है में उठाया जाएगा। आप अगर बच गए तो बिल्कुल। मसला ये देखें कि जो हमारी गवर्नेंस के इश्यूज हैं, पुअर गवर्नेंस हैज़ बर्डन्ड दिस ओवर द ईयर्स, और उसका सारा का सारा जो वज़न है वो अवाम के ऊपर है। क्यों गवर्नमेंट जो है वो रिफॉर्म्स नहीं करती है, बेटर टैक्स कलेक्शन की तरफ नहीं जाती है, वो जो ब्लैक मार्केटिंग हो रही है उसको नहीं रोकती, स्मगलिंग को नहीं रोकती। ये इतने सारे शोबे ऐसे हैं जिनके ऊपर नज़र रखने की ज़रूरत है। गरीब आवाम को आप एक हद तक जो है वो जूस उसमें से निकाल सकते हैं। एंड दिस इज़ व्हाट्स हैपनिंग कि अवाम जो रो रही है महंगाई के इस बॉम की वजह से, और उसके बाद ये जो आपकी लेवीज़ और टैक्सेशन जो है उसी का ये सारा का सारा प्रेशर है। आई ओनली होप कि हम आने वाले वक्तों के अंदर कोई ऐसी पॉलिसीज़ लेके आएँ जिससे जो टैक्स नेट है वो ज़्यादा बड़ा हो सके। 6000 अरब रुपए की, 6 ट्रिलियन रुपीज़ की टैक्स एवेजन है पाकिस्तान के अंदर, विच अमाउंट्स टू 6.9% ऑफ द GDP। स्टैगरिंग फिगर्स हैं, तकलीफ दे फिगर्स हैं। 1000 अरब रुपए की जो है वो ऑयल की स्मगलिंग हो रही है। उसके अलावा आपकी $23 बिलियन की वैसे जो है वो ब्लैक मार्केट इकोनॉमी पाकिस्तान के अंदर एग्जिस्ट करती है। तो ये तमाम फिगर्स जो हैं वो ये अब से नहीं आ रहे हैं, ज़ाहिर है सालों से आ रहे हैं। लेट्स सी कि कोई ऐसी गवर्नमेंट आए, कोई ऐसे इकदाम लिए जाएं जिसमें इन तमाम चीज़ों के ऊपर तवज्जो दी जाए ताकि लोगों को रिलीफ दिया जा सके। ठीक है सलमान साहब, प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो गया है। अपने तमाम का शुक्रिया जिन्होंने अपना कीमती वक्त रिया। नाज़रीन अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के बाद।